When the skill or qualification is insufficient for the jobs available in the market, then this type of unemployment is known as। ये कह रहा है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए कौशल या योग्यता अपर्याप्त होती है तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के अंतर्गत शामिल है? Which of the following districts is covered under मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना? तो आपको मैं बता दूं, गया भी है, इसमें 5 है, टोटल कितने? 5 है, गया, शिवहर, सीतामढ़ी, तो ये तीनों हैं। और इसमें और कौन सा आएगा? गया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कौन सा? और नवादा। मुजफ्फरपुर और नवादा इसमें और ऐड कर लीजिए, टोटल 5 है, तो इसमें हो जाएगा 1 से अधिक, 1 से अधिक। ये रहा, देखिए, गया, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, नवादा। ठीक है, किस लिए है ये? रेडीमेड शहद, रेडीमेड परिधान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टर की स्थापना के माध्यम से सहायता प्रदान करना। वैसे कर लीजिए, सीता और शिव मुजफ्फरपुर से नवादा गए क्या लेने? शहद लेने, ऐसे कुछ कर लीजिए दिमाग में एक ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1776 में सबसे प्रमाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और जो मनुस्मृति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में बोला गया है यत्र नर्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। थोड़ा सा बोलना चाहिए, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। ठीक है, और इसी में खराब बात भी लिखी हुई है, पति कितना भी दुष्ट हो उसके बाद भी उसे क्या मानना चाहिए? देवता मानना चाहिए। ठीक है, स्त्रियां इसीलिए इससे चिढ़ती भी हैं। चलिए, खैर 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। बिल्कुल ठीक है, ये 1784। चलिए, सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। नाटक अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने 1790 में किया था। नो, ये 1785 में किया था, इसीलिए आंसर यही गलत हो जाता है। ठीक है, कब किया था? 1785 में, 5 साल ज्यादा बता दिया इसमें, बाकी सारे सही है। तो हमें क्या करना है? असत्य कथन, आंसर इज डी। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन बताना है हमें। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत का प्रारंभिक इतिहास लिखा, पहला है ये। हमें क्या बताना है? गलत कथन। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास तैयार किया। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था और उनकी पुस्तक में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। केवल आ गया अपने आप में, 99% तो गलत ही है। ठीक है, तो ये तो एकदम 100% गलत है। सिकंदर के आक्रमण का केवल क्यों भाई? भारत का प्रारंभिक इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा लिखा गया। उन्होंने 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास तैयार किया और इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। बिल्कुल, उनकी पुस्तक में न केवल सिकंदर का आक्रमण बल्कि अन्य घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में गलत बताना हमें। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केपी जायसवाल ने 1924 में हिंदू पॉलिटी पुस्तक लिखी। केपी जायसवाल ने, पहला ये है। दूसरा है कि द वंडर दैट वाज इंडिया एंड इन 51 की रचना A.L. वाशम ने की थी। तीसरा है कि द वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का एक व्यवस्थित सर्वेक्षण है। बिल्कुल, वाशम की आप आर्ट एंड कल्चर देखिए, बहुत बेस्ट है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद चौथा है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रशांत संथाल द्वारा लिखी गई थी। इसका डी रॉन्ग है, बाकी बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। केपी जायसवाल ने 1924 में हिंदू पॉलिटी पुस्तक लिखी। द
द वंडर दैट वाज इंडिया 1951 की रचना वाशम ने की, और द वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर एक व्यवस्थित सर्वेक्षण है। फोर्थ वन इज रॉन्ग। हिंदू पॉलिटी पुस्तक 1924 में केपी जायसवाल द्वारा लिखी गई। द वंडर दैट, ये जो है वाशम ने की थी। द वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन संस्कृति, ये भी बिल्कुल ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना डी कौशाम्बी ने की थी, वो गलत है। फोर्थ वन इज, ये कौन हो जाएगा यहाँ पे? डी कौशाम्बी, प्रशांत संथाल ना होके डी कौशाम्बी, डी कौशाम्बी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन, हमें इसमें भी बताना है रॉन्ग क्या है। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए, टीला पृथ्वी की सतह का उभरा हुआ भाग है जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष बचे हैं। टीला। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। थर्ड वन इज, दक्षिण भारत के कुछ लोग कब्र में मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि भी दफना देते थे और उसके ऊपर घेरा बनाकर बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। ऐसे स्मारकों को मेगालिथ कहा जाता था। बिल्कुल। चलिए फोर्थ पे आते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल के हैं, गुप्त काल में प्राप्त हुए हैं। ये कह रहा है असत्य कथन, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है। फोर्थ पे आइए, प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से प्राप्त हुए, ना कि गुप्ता पीरियड से। ठीक है, तो वो फोर्थ गलत है, बाकी सब सही है। आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, मौर्योत्तर ना कि गुप्ता। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, सर्वाधिक। ठीक है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा गौर करिएगा। चलिए, गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों व्यापार और वाणिज्य सुस्त था। मतलब अगर सिक्के नहीं मिले तो ये पता चलता था कि हाँ, व्यापार नहीं होता था। ठीक है, कम होता था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, और फोर्थ है, शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। इसका हमें बताना है गलत क्या है। क्या गलत है इसमें? मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं, ये गलत है। सोने के सिक्के आपको पता है गुप्ता पीरियड। ठीक है, और शीशे के या पुटिन के सिक्के वो सातवाहना पीरियड में, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। अधिकांश सोने के सिक्के गुप्ता पीरियड में और गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उन दिनों व्यापार और वाणिज्य बहुत ही सुस्त था, बहुत कम होता था। चलिए, ज्यामिति और गणित का अध्ययन प्रारंभ होता है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन प्रारंभ होता है, कब होता है? शुल्व सूत्र, ग्रह सूत्र, शौत सूत्र या ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो शुल्व सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो अग्नि वेदियां वगैरह बनाई जाती थी, उस पर किस तरीके से कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होनी है, वो सब इसमें दिया गया है शुल्व सूत्र में। बाकी सारे के बारे में आप जरूर, ये ग्रह सूत्र और इसके बारे में आप लोग देखना क्या है। शुल्व सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण हेतु माप का भिन्न प्रकार देखिए दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। बौद्ध की किस में हुई है? पाली में हुई है। अंततः इन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नगर में संकलित किया गया था। बल्लभी में किया गया था क्या? जैन ग्रंथों में अनेक देशों का विस्तृत वर्णन है। जैन ग्रंथों में बार बार व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। बताए कौन सा असत्य है? जैन ग्रंथों में अनेक देशों का विस्तृत, ये गलत है। बाकी देखिए, प्राकृत भाषा और बुद्धा पाली में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नगर में संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों में बार बार व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो सेकंड सबमिट हुआ था गुजरात बल्लभी में हुआ था, देवादी श्रमण, और जो पहला हुआ था वो आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कहाँ हुआ था थोड़ा सा, और मुझे ना भी बताओ तो खुद पढ़ना। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में, इन्हें 6ठी शताब्दी के बल्लभी नगर में संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों में अनेक देशों का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है, यही गलत है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का बार बार वर्णन मिलता है। ठीक है, और कितने तीर्थंकर थे टोटल? 24। 24 में कौन थे? वर्धमान यानी महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए
ने मतलब किसने गिरनार पर्वत में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, जिसका निर्माण द्वारा करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। देखिए, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा फिर जिसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अर्थशास्त्र आपको पता होगा। और 15 कितने पार्ट्स हैं अर्थशास्त्र के? 15 पार्ट्स हैं, चाणक्य द्वारा लिखी गई, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को आज हम लोग जानते हैं, उसमें मतलब सबसे बड़ा योगदान चाणक्य का ही है, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सिंचाई के लिए करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था। कौन था? ये क्वेश्चन पूछता है बेटा। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार में नियुक्त राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था। सुदर्शन झील का पहली बार जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था, रट लीजिएगा, और जबकि दूसरी बार स्कंदा ने। फर्स्ट टाइम तो रुद्रा और दूसरी बार स्कंदा। रुद्रा स्कंदा ऐसे कर लीजिए, RS कर लीजिए ना, रुद्रा स्कंद, हो गया। कौटिल्य, कौटिल्य मतलब चाणक्य की बात अभी कर रहे थे ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित कथन कौन सा गलत है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पुस्तक है। कानून पुस्तक है ये। इसे 18 न्यायाधिकरणों या अनुभागों में विभाजित किया गया है। 15, मैंने पहले ही बताया 15 में है। ये अपने आप ही गलत हो गया, तुरंत मैम ने बोल दिया तो गलत है। जिसमें दूसरा और तीसरा खंड पुराना है, दूसरा और तीसरा खंड पुराना है, बिल्कुल। इन पाठों की रचना विभिन्न लेखकों द्वारा की गई है। तो इसमें कौन सा असत्य है? बी, आंसर बी, ठीक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पुस्तक है। इसमें 15 न्यायाधिकरणों या अनुभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दूसरा और तीसरा पुराना है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों द्वारा की गई है, लेखकों द्वारा। अब देखिए, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन है गुप्त साम्राज्य, मौर्योत्तर समाज, मौर्य समाज या गुप्तोत्तर समाज? बताएं। तो इसमें गुप्त समाज, ठीक है। गुप्ता सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में देख लीजिए। कालिदास ने कविता नाटक लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। संगम ग्रंथों में किस शहर का अपसंगम? 3 संगम हुए थे, आप लोग देखना कहाँ हुए थे और कौन था उस वक्त, ठीक है। किसने संरक्षण दिया था ये भी देखोगे। संगम ग्रंथ में किस शहर का उल्लेख अत्यंत समृद्ध शहर के रूप में होता है? रट लीजिएगा बहुत बार, कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम। ताम्रलिप्ति, ये सुना होगा आपने, बंदरगाह, ठीक है, डॉकयार्ड, पूर्वी घाट में यानी बंगाल। संगम ग्रंथों में कई शहरों का उल्लेख है, इसमें कावेरी पत्तनम समृद्ध था, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन सी मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था? देखिए, गोल मिर्च, राउंड चिलीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउंड चिलीज। चलिए, यवन प्रिय, यवन जब भारत आए तो उनका पसंदीदा मसाला था मिर्च, ठीक है, काली मिर्च जिसे हम बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं। ये लोग सोना लाते और गोल मिर्च खरीद कर ले जाते, सोना देकर ये लेके जाते थे, और इसीलिए इतिहासकारों ने गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा था। चलिए, 80 से 115 के बीच पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो इसका जो लेखक था उसका नाम था अज्ञात। क्या था? अज्ञात। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ना तो टालिमी, ना ही अरस्तु, ना ही प्लिनी, नन ऑफ द एबव, ठीक है। आइए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 के बीच में अज्ञात लेखक द्वारा की गई थी। लाल सागर, रेड सी और फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में रोमन व्यापार का विवरण मिलता है। लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। भारत और इटली के बीच में व्यापार की जानकारी मिलती है, कौन सा? प्राकृतिक हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका। आंसर इज नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा में लिखी गई है, जिसे भारत इटली के बीच में, और इसकी रचना प्लिनी ने की है। इंपॉर्टेंट, 150 इस बी, प्लिनी ने की है नेचुरल हिस्टोरिका। कलहन की राज तरंगिनी के बारे में मिलता है, कश्मीर, कश्मीर के राजा के बारे में। कलहन की राज तरंगिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलहन की राज तरंगिनी। तो कश्मीर याद रखिएगा, कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का एक संग्रह है।
प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था? कोरोमंडल यानी कि आप जो तमिलनाडु देख रहे हो, तो देखो अरिकामेडु, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम या सोपारा, कौन सा नहीं था बताएं? तो सोपारा नहीं था, क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट ना, तो ये होगा ही नहीं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। प्राचीन काल में पूर्वी समुद्री तट और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्सों के बीच संचार का कोई कठिनाई नहीं थी। अरिकामेडु आधुनिक नाम महाबलीपुरम कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर ही स्थित थे। सोपारा बंदरगाह गुजरात के तट पर था, यानी कि पश्चिमी घाट पर था। चलिए क्लियर। हमारे देश में सबसे पुराने सिक्के, जिन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, मुख्यतः बने होते थे, मुख्यतः थे तांबे, कुछ तांबे के और मुख्यतः चांदी के। ठीक है, चांदी के बने होते थे और कुछ तांबे के थे, कुछ तांबे के थे। समझ में आया? कुछ तांबे के थे, बाकी चांदी के बने होते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चांदी। आंसर इज चांदी, सिल्वर। हमारे देश के सबसे पुराने सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं, मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। हालांकि यह धातु देश में बहुत कम पाई जाती थी। प्राचीन काल में मुंगेर जिले के खड़गपुर, मुंगेर यानी कि बिहार को देखिए, मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खदानें मौजूद थी। अकबर के समय इन खदानों का उल्लेख मिलता था। यही कारण है कि बिहार में पाए जाने वाले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं, और कुछ तांबे के भी, ये भी याद रखिएगा। प्राचीन काल में चांदी की खदानें कहां पहाड़ियों में मौजूद थी, जिनका उल्लेख अकबर के समय होता था? तो अभी हमने क्या देखा? मुंगेर का खड़गपुर। आंसर इज ए, आंसर इज ए, खड़गपुर पहाड़ियां। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। पृथ्वी 500 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। पहला, 500 करोड़ से अधिक पुरानी है। अगला देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति प्लेस्टोसिन काल में के आरंभ में हुई थी। प्लेस्टोसिन के आरंभ में हुई थी। भारत में आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। ये क्या कह रहा है? हमें गलत कथन बताना है। ठीक है। और चौथा है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पत्थर के औजार, जो मानव यूज करता था, ऐसे पत्थरों के औजार की प्रकृति जलवायु में परिवर्तन के आधार पर भारतीय पूरा पाषाण युग को 3 चरणों में विभाजित करती है कि नहीं? पूरा पाषाण, मध्य और नवपाषाण, फिर आता उत्तर पाषाण। करती है, तो ये तो ठीक है। इसमें से रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी 500 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुरानी है, ये गलत हो जाएगा। 400 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी और राजस्थान के बागोर से भी मिलता है। आंसर इज सी, आंसर इज सी। नवपाषाण काल में किस स्थान पर पालतू कुत्तों को भी उनके मालिकों के शवों के साथ कब्र में दफनाया जाता था? चिरान, कोडंकल, इलाहाबाद या बुरजहोम? ये आंसर हो जाएगा इसका बुरजहोम। बुरजहोम जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से सुई की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, आंसर इज 4। देखिए, बुरजहोम के लोग मोटे भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे? अपने अपने कुएं कहां पे होते थे? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या बनावली? कहां पे होते थे? तो ये होते थे कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, और यहाँ से अधपकी चूड़ियां मिली हैं, और इसकी जो खोज की थी वो आप लोग मुझे बताओगे। वैसे अमलानंद घोष। कपास का उल्लेख पहली बार मिलता है, कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है पहली बार? हड़प्पा की सभ्यता, सिंडन। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता में। नंदवंश, मौर्य काल, नवपाषाण, ये सब नहीं है। हड़प्पा की सभ्यता। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। गुप्त काल से संबंधित गलत कथन का चयन करें। गुप्ता पीरियड से क्या कथन गलत है, हमें ये जानना है। देखिए, धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही है, हमें गलत बताना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, 110%। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर बृहद संहिता लिखी है, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान समुद्रगुप्त के समय भारत आया था? बिल्कुल भी नहीं। बताइए किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त के समय आए थे, बताइएगा आप लोग। ठीक है, फाहियान किसके समय आए थे? और वेनसांग किसके समय आए थे? ये भी बताएंगे आप लोग। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक्सप्लेनेशन में खैर आप लोग को मिल जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय देखिए, फायाम। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए, हमें गलत बताना है। हड़प्पा सभ्यता के माप में 16 या उसके गुणकों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि 16, 64, 160। बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा के लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बहुत ही कुशल थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा कुशल थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां उनकी मोहरें हैं, नो डाउट, ये भी बिल्कुल ठीक है। पता है कि मोरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लिपि के लगभग 40,000 नमूने मिले हैं। अब ये थोड़ा सा खटक रहा है दिमाग में, यही गलत है। चलिए 40,000 नहीं है, ये है 4,000 नमूने मिले। आगे आप देख लेना एक्सप्लेनेशन। ओके। हर्ष से पहले ह्वेनसांग हर्ष के काल में आया था। ठीक है। और 5वीं बौद्ध समिट इसी के काल में हुई थी, काव्य कुंज में, जिसको महोदय नगर भी और वर्तमान में क्या बोलते हैं? कन्नौज बोलते हैं। इत्र नगरी भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। चलिए, हर्ष से पहले वर्धन वंश की राजधानी थी, और लेकिन हर्ष ने कहाँ ले आया था? पहले कहाँ थी और कहाँ? देखिए, पहले कहाँ थी? थानेश्वर, और बाद में कहाँ ले आए थे? कन्नौज, जिसको पुराना नाम क्या है? महोदय नगर, काव्य कुंज। 5वीं बौद्ध समिट भी यहीं हुई थी। ह्वेनसांग आया था इनके समय में, याद रखिएगा। बाण भट्ट से ज्ञात होता है हर्ष के शासनकाल का प्रारंभिक इतिहास। बाण भट्ट का नाम याद रखिएगा। हर्ष के साहित्यकार सम्राट कहा गया है। अवंती हर्ष के प्रशासन में युद्ध और शांति का अधिकारी था, अवंती। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनिए। सिंधु आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बिल्कुल है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उल्लेख बार बार किया गया है। बिल्कुल किया गया है। गंगा का सिर्फ एक बार किया गया है, क्योंकि वहां पे काशी है, और यमुना का 3 बार किया गया है। सिंधु का बार बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदी तमा और सर्वोत्तम नदी कहा गया। नहीं, नदी दमा नहीं कहा गया है, इसको सरस्वती को कहा गया है, ना कि इसे। ठीक है। संभवतः आर्यों ने तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया था। बिल्कुल सही है ये। आर्यों का पहला समूह संभवतः 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत आया था। बिल्कुल, 1500 से 1000 और 1000 से 600 क्या था? लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है। क्योंकि लोहे का प्रमाण अतरंजी खेड़ा एटा से मिलता है, जो कि 1000 BC का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नदी तमा। ये सिंधु नहीं, सरस्वती को, जो कि लुप्त हो चुकी है। देख लीजिए। गलत कथन यहां भी हमें बताना है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। बिल्कुल सही है। दुर्गों को तोड़ने वाला। और 250, देखिए 1028 उत्तम में 250 इन्हीं को समर्पित है, इंद्रा को। आर्यों के 6 कबीले थे, जिनमें समुदाय को पंचजन कहा जाता था। 6 कबीले थे? नहीं, गलत है ये। पुजारी विशिष्ट पंचजन से संबंधित होते हैं। पंचजन लिखा अगर नीचे। चलिए, दशराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी मतलब रावी। देखिए, परुष्णी क्या है? ऋग्वैदिक नाम है, और आधुनिक नाम कौन सा है? रावी नदी। चलिए, क्या है ये? परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। देखिए, 5 कबीले थे, पंचजन, 5 कबीले। आंसर मिल गया। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। ऋग्वेद में अधिकांश युद्ध गाय और बैल के लिए हुआ है। देखिए, गाय तो है, बैल कहीं से नहीं है, तो इसको तो पहले ही यही गलत है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गविष्टि युद्ध का पर्याय है। गविष्टि युद्ध का पर्याय बिल्कुल है। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति थी। बिल्कुल संपत्ति नहीं थी। बिल्कुल सही है, निजी संपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे करके, वो तो कबीलाई समाज था। अयस शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के लिए किया गया है ऋग्वेद में। बिल्कुल सही है ये भी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए। युद्ध, अधिकांश युद्ध गाय के लिए हुए हैं, ना कि बैल के लिए। ठीक है। और अथर्ववेद में अयस या कृष्ण शब्द का यूज किसके लिए हुआ है? लोहे के लिए हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा नहीं सही है? व्रजपति, चारागाह या बड़े झुंड का मुखिया। ठीक है। कुलपा, परिवार का मुखिया, कुलप, बिल्कुल सही है। ग्रामीण, युद्धक या दल का प्रमुख। और पुजारी, केवल पूजा का काम है। नो, ये गलत है, ये गलत है। लिमिटेड टू वर्शिप ओनली, ये डी इज। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। शतपथ ब्राह्मण में हल अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही है। 24 बैल
वाला हल ठीक है। और व्रीहि का अर्थ है चावल, व्रीहि का अर्थ है चावल, बिल्कुल ठीक है। नागर शब्द का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। सभा समिति और विदत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी अस्तित्व में रही, ठीक है, ये गलत है। और ये जो विदत था ना, ये आर्मी, ठीक है, और ये जो सभा और समिति है, इनका वर्चस्व नहीं रह गया था, ठीक है। तो ये डी जो है ये आंसर रॉन्ग है, बाकी सब बिल्कुल सही है। देख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण व्रीहि का चावल, नगर शब्द का उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक सार्वजनिक सभाओं समितियों के दिन समाप्त हो गए, उनके स्थान पर राज्य का प्रभुत्व आया, विदत का कोई निशान नहीं बचा और सभा समिति अपनी जगह बनी रही, लेकिन उनका रंग रूप बदल गया था, ठीक है। उन पर राजाओं और कुलीनों का प्रभुत्व हो गया। अब सभा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया और कुलीन एवं ब्राह्मण प्रभुत्वशाली हो गए। गलत कथन हमें फिर से बताना है, इन कथनों में गलत कौन सा है। भारत में ईसाई धर्म का आगमन प्राचीन काल में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास हुआ था, ठीक है। कालांतर में बौद्ध धर्म इस देश में लुप्त हो गया, हालांकि यह भारत के बाहर जापान तक पहुंच गया था, बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म भारत में जीवित रहा, यहाँ कला साहित्य के विकास को प्रेरित करता रहा, यहाँ के जो कला साहित्य उसको प्रेरित करता रहा। भारत में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में बौद्ध धर्म के लोग बड़ी संख्या में गलत है ये, तो ये गलत है। चलिए, ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। और वो जो जहाँ पे बौद्ध लिखा है ना, तो ये जो राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक है, यहाँ पे बड़ी संख्या में जैन धर्म के हैं, ना कि बौद्ध। लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट, लोकायत की स्थापना की थी चरवाक ने। कपिल ने किसकी की थी? महात्मा बुद्ध ने। किसने? गौतम होगा, एक सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारवाक, चारवाक। भौतिकवादी दर्शन को मजबूत करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है चारवाक को, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे। उन्होंने जिस दर्शन की स्थापना की, लोकायत कहा गया। उनका मानना था कि जो चीज मनुष्य अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकता है, वो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को, कि जो चीज आप देख नहीं पा रहे हो वो नहीं है। दिल्ली सल्तनत में किस काल को विजारत का स्वर्ण युग कहा गया? विजारत का स्वर्ण युग बोला गया है तुगलक, तुगलक पीरियड को, तुगलक पीरियड को बोला गया है। इतिहासकार अफीफ के अनुसार तुगलक वंश में वजीर पद का महत्व बढ़ गया, इसीलिए तुगलक काल में विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। विशेषकर फिरोज के समय, फिरोज के समय वजीर का महत्व बढ़ गया, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश है, जिसमें कई प्रकार के बुखार, कुष्ठ रोग, मिर्गी और टीबी का वर्णन है। जिसमें चरक को पता था कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती हैं, ये गलत है। उनकी पुस्तक में बड़ी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, तो हमें गलत बताना है, सी रॉन्ग है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल में दुहित्री को कहा जाता था। दुहित्री क्या था? बेटी, बेटी। परिवार में गाय का स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि बेटी को दुहित्री कहा जाता है, जिसका अर्थ है दूध दूहने वाला। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद था, सबसे पूर्वी था अंग, सबसे पूर्वी था अंग महाजनपद, अंग महाजनपद। 16 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स, अवंती में से 4 संभवतः अधिक शक्तिशाली थे। पूर्व से प्रारंभ करें तो सबसे पहले अंग था और आधुनिक मुंगेर और भागलपुर आता है। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आबादी के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। हमें इसमें बताना है सही कौन सा है, ये स्टेटमेंट है इसमें सही। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, हमें बताना है सही, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य, ये भी गलत है। ये नंद वंश और यहाँ पे मौर्य, यहीं से गलत हो गया। नंद के बाद आता है मौर्य पीरियड, ठीक है। हर्यक वंश बिल्कुल ठीक है, शिशुनाग बिल्कुल ठीक है, नंद देन मौर्य, ठीक है। धनानंद उसको खत्म, फिर मौर्य आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य।
हर्यक नंद शिशुनाग मौर्य, ये गलत है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदा एंड देन मौर्य। अशोक से संबंधित गलत कथन का चयन करें। अशोक ने बौद्ध का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया, बिल्कुल ठीक है। उनके शासनकाल के दौरान, हाँ ठीक है। दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में मिशनरी भेजे। अशोक का आदर्श था राजा पिता के समान होता है। तो इसमें हमें बताना है गलत कौन सा है। 141 गलत बताना है हमें, बताएं कौन सा गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। 4 अशोक का आदर्श था राजा पिता के समान होता है, ठीक है। देखिए अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध समिट थर्ड जो हुआ था संगीति, उसका दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में मिशनरी भेजे। अशोक का आदर्श था राजा पिता के समान होता है। उनका नाम अशोक, अशोक के 4 शिलालेखों मस्की, गुर्जर और नितुर और उदगेलम में मिलता है, तो डी होगा, ठीक है। इंडो ग्रीक शासक मीनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म का कई प्रश्न पूछे। ये प्रश्न उत्तर एक पुस्तक में संकलित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो, आंसर इज मिलिंद पन्हो, इंपॉर्टेंट। मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आगमन का क्रम है, देखते हैं कौन सा क्रम है। शक, यवन, पहलव, कुषाण, गलत। शक, यवन, कुषाण, पहलव नहीं, यवन, शक, पहलव एक साथ पढ़ते हैं ना, शक पहलव, तो यवन, शक, पहलव एंड कुषाण। आंसर इज सी, आंसर इज सी, यवन, शक, पहलव, कुषाण। शेरशाह से संबंधित गलत कथन का चयन करें। बचपन का नाम था फरीद। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड नामक पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार किया, पहला कथन है। दूसरा, उन्होंने इन सड़कों पर हर 4 कोस यानी 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण करवाया। तीसरा है कि उसने पहले मिश्रित धातुओं के सिक्कों के स्थान पर एक मानक के सोने और चांदी और तांबे के अच्छे सिक्के चलाए। और चौथा है कि उन्होंने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक एक सड़क भी बनवाई। तो हमें बताना है गलत कौन सा है। उन्होंने सड़कों पर हर 4 कोस पर 12 किलोमीटर लगभग दूरी पर एक सराय का निर्माण करवाया, ये गलत है। शेरशाह ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव तक ग्रैंड ट्रंक का नाम पुरानी शाही सड़क को बहाल किया। उन्होंने इन सड़कों पर हर 2 कोस पे, वहां पे लिखा हुआ है 12 किलोमीटर 4 कोस नहीं, यहाँ पे हर 2 कोस पे, बस यही मिस्टेक थी। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल 800 से 1200 ईस्वी के दौरान पूर्वी दुनिया में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किसने पुनर्जीवित किया? किसने पुनर्जीवित किया था नालंदा विश्वविद्यालय को? धर्मवीर, धर्मपाल, गोपाल, यशपाल, कौन किया था? ये हो गया धर्मपाल, धर्मपाल, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मपाल। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, भोज, महेंद्रपाल, अल मसूदी या इंद्र तृतीय? तो इसका हो जाएगा भोज, भोज। और गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूटा के बीच में तीनों में युद्ध हुआ था, जीता कौन था? जीता कौन था? प्रतिहार वंश, कन्नौज को लेके हुआ था। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राज राज प्रथम या राज राजा प्रथम या राजेंद्र द्वितीय? बताइए। तो राज राज प्रथम ने, चोला वंश के हैं ये लोग, राज राज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, द्रविड़ शैली में है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रारंभिक उदाहरण है कांचीपुर में कैलाशनाथ मंदिर, लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण तंजौर में या तंजाउर में राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर है। पाल शासक किस धर्म का पालन करते थे? पाल जो थे वो बौद्धा, ठीक है। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण इन्हीं के काल में मिला था, पालास बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ठीक है। देख लीजिए। वर्ष 1001 में महमूद गजनबी ने किसे हराया था? 1001 में किसे हराया था जिसने पराजित होने के बाद खुद को आग में जला लिया था? ये थे जयपाल। कौन थे? जयपाल। इन्होंने बहुत बार प्रयास किया एंड फाइनली
क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। ठीक है, लीजिए, इनका बेटा था आनंद पाल, फिर इनका नाती था त्रिलोचन पाल। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके भारतीय साम्राज्य के क्षेत्र किसके विरासत में मिले? मोहम्मद गौरी के बाद कौन आ जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक आता है, और ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। ठीक है, एकता प्रणाली वगैरह जानते हैं, एकता व्यवस्था। तो मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके भारतीय साम्राज्य के क्षेत्र किसे विरासत में मिले? ऐबक के। और ऐबक का दामाद भी था, गुलाम भी था, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, खूब पढ़ाई करें और खूब आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।